टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यहां पर भी प्रदर्शनकारी काफी उग्र हुए थे और पत्थरबाजी अपने मकाम पर थी। यह हिस्सा भी आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप का, जिसको पूरी तरह से आग में झोंक दिया हिंसाकारियों ने। कानों से अभी भी धुआं निकल रहा है। सड़कों पर किस तरह की पत्थरबाजी हुई थी उसकी आप सूरत देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस देश की संसद से 15 किलोमीटर की दूरी पर हम दिल्ली के उन हिस्सों में आज मौजूद हैं जो हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। हम आपको लिए चलेंगे दिल्ली के उन तमाम इलाकों में, दिखाएंगे किस तरह का नुकसान हुआ है, बताएंगे कि आखिर किन बातों में, किन वजहों से ये टकराव की स्थिति ऐसी हो गई। कल्पना करना भी मुश्किल है कि ये देश की राजधानी में हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि देश की राजधानी में इस तरह से हिंसा भड़केगी, जिसकी शुरुआत नागरिकता कानून के विरोध में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन के साथ हुई थी। वो एक दिन इस मकाम पर पहुंचेगा कि तमाम जगहों पर हिंसा बढ़ेगी, लोगों की जान चली जाएगी, ऐसे जलाने की नौबत आ जाएगी। हालांकि आज की परिस्थिति में सब कुछ पुलिस के हिसाब से, इसी के साथ आईटीबीपी के हिसाब से नियंत्रण में है, लेकिन ये तस्वीरें जो राजधानी के हिंसक 2 दिनों की कहानी बता रहे हैं, ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि टकराव की स्थिति कैसे बेकाबू हो गई थी, ये एक नई कहानी लिख रही हैं और गवाही दे रही हैं कि आखिर ये हालात क्यों बेकाबू होने दिए गए। हम आपको ऐसे तमाम इलाकों में लिए चलेंगे, बताएंगे कि क्यों ये टकराव की स्थिति बनी थी, क्या विरोध करने वाले लोग और जो समर्थक थे नागरिकता कानून के वो आपस में भिड़े, अलग अलग जगहों पर टकराव की नौबत आई। ये वो गलियां जो दिल्ली की हैं, ये राजधानी के वो हिस्से जहां पर इस तरह की नौबत आई कि टकराव की स्थिति धीरे धीरे बेकाबू हो गई। इन तमाम जगहों पर हम आपको लिए चलेंगे। आज भी जब इन इलाकों से हम गुजर रहे हैं, इन दुकानों से अभी भी धुआं निकल रहा है। यह गवाही दे रहा है कि एक तरफ आग झुलसी थी, हिंसा हुई थी, भड़की थी वो नफरत की आग, लेकिन इन सब के बीच लोगों का जो नुकसान हुआ है, आज की सुबह भी यहां पर आप देख रहे हैं कई जगहों से धुआं निकल रहा है। ऐसी ही परिस्थितियां इन तमाम गलियों में है जहां पर इन दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। इन गलियों को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि उन लम्हों में कितनी भयावह तस्वीर रही होगी जब भीड़ बेकाबू थी, दुकानों को इस तरह से जलाया जा रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी। सवाल इस पर भी कि ये स्थिति नियंत्रण के बाहर इतनी देर तक कैसे रही। इन तमाम इलाकों में जब आप गुजरेंगे, यही नहीं ऐसी तमाम गलियां हैं, पूरे के पूरे मार्केट हैं जो आग के हवाले कर दिए गए हैं। पूरे के पूरे मार्केट में आप देख रहे हैं, ये तो एक हिस्सा हमने आपको आगे से दिखाया, ऐसी ही तमाम गलियां हैं। और ये देखिए एक और हिस्सा है इसी दुकान का, इसी मार्केट का। यहां पर भी क्या हालत है, सब कुछ जैसे तब्दील हो चुका है मलबे में, सब कुछ। ये स्याह रंग बता रही है राजधानी की कहानी। ये पूरा का पूरा, ये देखिए, ये जो मार्केट है बिल्कुल अंदर तक का नजारा दिखाइए। अंदर तक की तस्वीरों में आप देखेंगे कैसे कुछ दुकानें, शायद वो जो वहां पर है शटर है, कुछ दुकानें ऐसी जिनको ऐसे ही छोड़कर लोग अपनी जान किसी तरह से बचाकर भागे हैं। और बाकी कुर्सियों का क्या हाल है, मोटरसाइकिल्स, ये कल आप इसको पहचानिए, ये देखिए, ये मोटरसाइकिल का आगे का हिस्सा है, फ्यूल टैंक है। ऐसे ही गाड़ियां हो, सब कुछ जो वहां पर मौजूद था उन सबको आग के हवाले कर दिया गया। और फिर बचा है तो सिर्फ यही, ये पूरा का पूरा मार्केट है जो इस कॉलोनी का यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इस हिस्से में जब हम आपको लिए चलेंगे तो ये देखिए, अब यहाँ से मुझे लगता है कॉलोनी की शुरुआत होती है। यही वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़की, पत्थरबाजी, और इन सब की गवाही भी इन्हीं गलियों से मिलती है। लेकिन राजधानी में आखिर ऐसे बेकाबू हालात क्यों हुए, क्यों नौबत यहाँ तक आई, कैसे भड़की थी ये हिंसा। आइए हिंसाग्रस्त तमाम इलाकों में आपको लिए चलते हैं और इस 1 घंटे में आपको बताते हैं कि दिल्ली का सच आखिर क्या है। नागरिकता कानून के विरोध में भड़की हुई आग कैसे टकराव की स्थिति में बदली जब समर्थक और विरोधी आमने सामने हुए। पुलिस वहां क्या कर रही थी, पुलिस
और पुलिस की नाकामी और इन सब के बीच प्रशासन की लापरवाही, जिसकी वजह से ये हिंसा का तांडव राजधानी को देखना पड़ा। और यहीं पर से रिपोर्टिंग करते वक्त ये सामने आया और उन्होंने बताया कि इनकी दुकान, आपकी दुकान यहाँ पर जल गई है। जी मैडम, सारी दुकान फूंक दी गई है, आग के हवाले कर दिया गया था उसको परसों से, और उसके बाद कल फिर सारी रात जलती रही। सुबह फायर ब्रिगेड ने उसको आग को बुझा दिया गया था 6-7 बजे तक, लेकिन दुकान तो खाक हो गई है ज़्यादा। लेकिन उसके बाद कल 11 बजे फिर दोबारा आग लगा दी गई मार्केट के अंदर। जो बची कुछ दुकानें थी वो भी जल गई। उसके बाद जो है फिर फायर ब्रिगेड आई, फिर बुझा दी। आज फिर सुबह लगा दी गई। रोज़ कंटिन्यू 3 दिन से रोज़ आग लगाई जा रही है, रोज़ बुझाई जा रही है। लेकिन आप चाह रहे होंगे कि अब शांति बने, खत्म हो ये सब। मैडम, हम तो चाहते ही यही हैं कि शांति बने और आगे से कभी ऐसा हो ना, क्योंकि इससे किसी का भला होता नहीं है, हमेशा इससे नुकसान ही होता है। और जो दुकान तो चलो बन जाएगी, लेकिन जो दिल एक दूसरे के अंदर खाइयाँ पैदा हो गई हैं दिलों के अंदर, वो तो भरते भरते बरसों लग जाएंगे, और उसको कैसे पूरी करेंगे, वो नुकसान कैसे पूरे करेंगे। जिसके दुकान जली हो, अगर वो ये बात कह सकता है तो आप समझ सकते हैं कि यही वो संदेश है जो यहां से निकलना चाहिए। जिनके हाथों में पत्थर है, जिनके हाथों में ऐसी चीजें हैं जिससे वो दुकानें जला रहे हैं या अलग अलग जगहों पर नुकसान कर रहे हैं, ऐसे तमाम दंगाइयों को ये समझने की जरूरत है कि जिसका नुकसान हुआ है वो भी शांति की बात कर रहा है, वो भी नुकसान सहने को बर्दाश्त करने को तैयार है। ऐसे में परिस्थितियां क्यों ना बदलें। आइए आपको लिए चलते हैं इन्हीं इलाकों के, जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं, उसके एक दूसरे हिस्से में। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली के यमुना विहार इलाके में। ये पूरा रेसिडेंशियल इलाका है, जिसमें आप देख रहे हैं कई दुकानें भी हैं, घर भी हैं। अब यहाँ पर तमाम जो सीआरपी की तरफ से तमाम जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं और फ्लैग मार्च कर रहे हैं इस पूरे इलाके में। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर सड़क के किनारे लगी हुई थी, उन सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर भी पत्थरबाजी हुई है, इसके सबूत हैं। देखिए इस तरह के तमाम पत्थर जो इन इलाकों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ज़बरदस्त पत्थरबाजी की गई थी। और ये सीआरपी के तमाम जवान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा रेस्टोरेंट था यहाँ पे, इसको जलाया गया। 1,500 से 2,000 लोग थे, इधर से प्रोटेस्टर थे। सामने की साइड में वो 1.5 महीने से बैठे हुए थे वो लोग। वहाँ से उन्होंने पुलिस वालों पे पथराव स्टार्ट किया है। पुलिस वाले दौड़ के अपना पीछे की तरफ निकल गए हैं, क्योंकि 40 से 50 पुलिस वाले थे और वो लोग 1,500 से 2,000 में थे। वो लोग जब पुलिस वाले पीछे चले गए तो उनको जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जो गाड़ियाँ खड़ी थी, जो बाइकें खड़ी थी, उनको जलाना शुरू कर दिया। वहाँ से जलाना शुरू किया। फिर वहाँ पे मेरा एक रेस्टोरेंट वहाँ पे था, एक ये था। दोनों मेरे रेस्टोरेंट जला दिए उन लोगों ने। दोनों रेस्टोरेंट आपके? दोनों रेस्टोरेंट मेरे जला चुके हैं वो लोग। आज जो हम निकले हैं आज तक के इस मिशन पे, उस पे हम यही कह रहे हैं कि अब ये हिंसा खत्म हो। इसीलिए मुझे पता है आपके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन आप भी अगर शांति की अपील करेंगे तो मुझे लगता है ये संदेश बहुत दूर तक जाए। बिल्कुल, हम तो यही कर रहे हैं। सुबह से हम जो भी बाइट्स दे रहे हैं, हम उसमें यही कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। कम से कम आप जो नेता लोग हैं वो तो कम से कम आगे आके कुछ बोलें। कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। शांति चाहते हैं तो शांति की अपील कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं शांति हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे रक्षा हो। कोई तो कम से कम जितने सियासतदान हैं वो सुन रहे होंगे, जिसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वो व्यक्ति भी आज शांति की अपील कर रहा है। आइए इस हिस्से में आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर भी ये लगातार ये पूरा नुकसान जो यमुना विहार की ये सड़क है, पूरी कहानी। अभी तो हम आपको ये स्लिप रोड में लाए हैं। ये स्लिप रोड है जो मेन रोड के बगल में है। यहाँ पर का ये नज़ारा पूरा दिख रहा है कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। दुकानों को देखिए, यहाँ पर भी किस तरह से नुकसान पहुँचाया गया है। इतने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। ये पत्थर दिखाइए, इतने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए किसी के सिर पर लग जाए तो उसकी जान पर बनाए, इसीलिए शायद इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। और ये स्लिप रोड के बाद जब हम आपको मेन रोड पर चलेंगे तब भी आप देखेंगे कि वहां तो सिर्फ पत्थर का अंबार है, क्योंकि पत्थरबाजी इतनी उस वक्त वहां पर की गई थी। ये देखिए, ये वाला हिस्सा भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये नुकसान है और ऊपर भी तोड़फोड़ की गई है। ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ियों का किस तरह का नुकसान हुआ है। ये देखिए, कई सारे ऑटोज इसमें दिखाई दे रहे हैं। ऑटोज को आग के हवाले कर दिया गया है। और ऐसे ही अब इस देखिए, इधर वो पेट्रोल पंप है, मुझे लगता है। इधर आइए, ये पेट्रोल पंप है। यहाँ पर जो नुकसान, एक सेकेंड, पेट्रोल पंप पे जो नुकसान हुआ है वहाँ आपको ये देखिए, ये एक और गली है जिसमें आप देखेंगे, ये देखिए, ऐसी गलियों में जहाँ जहाँ लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई थी उन सबको आग के हवाले किया गया है। ये तस्वीरें ही पूरी कहानी बयां कर रही हैं। घर के बाहर किसी की बाइक है, स्कूटर है, कार है और यहाँ वो पेट्रोल पंप है। आइए अब आपको इस हिस्से में लिए चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह का नुकसान हुआ है।
अब हम यमुना विहार के मेन रोड के किनारे उस पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं जिसे आग के हवाले दंगाइयों ने, हिंसाकारियों ने कर दिया था। गाड़ियां जो जैसी लगी हुई थी वो सब उसी तरह से जल गईं और पेट्रोल पंप भी पूरी तरह से आग में झोंक दिया गया है। ये देखिए, जो धुएं की लपटें लगातार आप आज तक पर देख रहे थे, तमाम वीडियोस में देख रहे थे, यही वो पेट्रोल पंप है। यहाँ पर भी 4-5 गाड़ियाँ इस हिस्से में हैं जिनको आग के हवाले किया गया है और ऐसे ही ये हिस्सा भी आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप का, जिसको पूरी तरह से आग में झोंक दिया हिंसाकारियों ने। ये देखिए, ये यमुना विहार इलाका है, एक बार फिर से आपको बता दें। और वहां पर ये जो पेट्रोल पंप है उसको आग के हवाले किया गया था। सभी लोग यहाँ पर मुझे लगता है जिसकी जो कुर्सी जहाँ पर पड़ी हुई है वहीं से लोगों ने अपनी जान बचाई और वो किसी तरह से भागने में कामयाब हुए। लेकिन ये कितना भयावह आप सोचिए रहा होगा पेट्रोल पंप को आग के हवाले करना। ये जो पेट्रोल डालने वाले बूथ्स हैं, हटिए भैया जरा हटिए, पेट्रोल डालने वाले जो बूथ्स हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब इन सबको आग के हवाले कर दिया तो हिंसाकारी किस तरह से एक तरह से उनके माथे पर ये पागलपन सवार था, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा था कि पेट्रोल पंप को आग के हवाले करने से बहुत भारी नुकसान पूरे इलाके में होगा। हालांकि अब सड़कें तो काफ़ी सुनसान है, अक्सर ऐसे वक्त पर यमुना विहार जैसे इलाकों में बहुत ट्रैफिक होता है अभी, लेकिन भीड़ कम है। ये वाला हिस्सा भी देखिए, यहाँ पर भी पत्थरबाजी की आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर भी पहले पत्थरबाजी हुई है और बड़े बड़े पत्थर यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी ज़बरदस्त तोड़फोड़ की गई है और कई इलाकों में फिर यहाँ पर आगे इस हिस्से में भी, एक बार इधर आ जाइए, इस हिस्से में भी आप देखेंगे न सिर्फ पत्थरबाजी हुई है बल्कि जो गाड़ियाँ पड़ी हुई थी, जो ऑटो पड़े हुए थे, उन सब को जस का तस जला दिया गया है। एक बार यहाँ से पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं कि क्या हालत और क्या नौबत आई है। हालांकि कई लोग हैं, इधर भी दुकानें दिख रही हैं, इधर भी कुछ दुकानें दिख रही हैं। आइए आपको इस हिस्से में लिए चलते हैं। ये यमुना विहार में एक पूरी गली हमने आपको दिखाई, उसके बाद पेट्रोल पंप का नज़ारा दिखाया। अब ये देखिए कई दुकानें यहाँ पर हैं जिनको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। हिंसा की वो पूरी, जो आप एक तरह से कह सकते हैं हिंसा का तांडव रचा गया था, उसमें कितने हालात बेकाबू हुए, किस पैमाने पर बर्बादी हुई है, किस पैमाने पर नुकसान हुआ है, किस पैमाने पर आग लगाई गई है और कैसी बर्बादी की गई है, उसी का नज़ारा आप देख रहे हैं। पेट्रोल पंप से लगी हुई 2-3 दुकानें हैं जो जल गई हैं और उसके बाद यहाँ से भी सड़क पर आगे जहाँ तक देखिए, इधर से दिखाइए, ये जहाँ आप इस तरफ देखेंगे सिर्फ आपको सड़क के किनारे कांच के टूटे हुए शीशे और बाइक्स जली हुई दिखेंगी। अब हम आपको एक बार जरा पत्थरबाजी का नज़ारा दिखाते हैं। ये बताएगा आपको कि कैसे राजधानी में, जो मैं बार बार कह रही हूँ, इस देश की संसद से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है यमुना विहार, और यहाँ पर पत्थरबाजी कैसी हुई है उसका नज़ारा यहाँ पर दिखाइए। ये बताता है कि किस तरह की पत्थरबाजी हुई है। इतने बड़े बड़े पत्थरों के साथ लोग लैस होकर आए थे, पूरी तैयारी थी, पूरी सड़क यहाँ से लेकर आपको 1-2 किलोमीटर इधर और 1-2 किलोमीटर उधर तक कांच के टूटे हुए टुकड़े और साथ ही पत्थर के बड़े बड़े रोड़े, ये बता रहे हैं कि हिंसा किस तरह से की गई। आखिर इतने सारे पत्थर कैसे इकट्ठा किए गए, कैसे उसके जरिए हमला किया गया, कैसे भीड़ इतनी उग्र हो चुकी थी, इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि शायद परिस्थितियां बद से बदतर होती चली गई और पुलिस प्रशासन उसको रोकने में नाकाम रहे। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे इसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक और हिस्से में और दिखाएंगे कि वहां पर क्या कुछ हुआ था, क्योंकि आज सुबह की तस्वीरें भी ये बयां कर रही हैं, आज दिन की तस्वीरें, आज शाम तक की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि बर्बादी का ये आलम किस तरह से बेकाबू हुआ था और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हालात क्या बने थे हिंसा के रोज। यमुना विहार का ये वो पेट्रोल पंप जो सड़क के इस हिस्से में जिसे आग के हवाले किया गया, वहीं दूसरे हिस्से में हटिए आप लोग, ये हटिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये चांद बाग इलाका है जो सड़क की दूसरी तरफ है, वहां पर भी कई दुकानों को आग के हवाले किया गया। बताया जा रहा है कि एक हिस्से में पहले और फिर बाद में किया गया। क्या हुआ था, एक दो लोगों से पूछते हैं, क्या हुआ था, बताओ। पहले वो हुआ था मैम,
पहले वो हुआ था, उसके बाद उन्होंने वही करा है, उसके बाद इधर का ही करा है। पहले उन्होंने उधर जलाया, उसके बाद इधर जलाया। हाँ, तो शांति की अपील कीजिए ना, जब सब यहाँ मीडिया है तो। हम तो चाहते हैं कि शांति, इतने सालों से यहाँ पर शांति थी, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम दिल्ली के चांद बाग इलाके में अब पहुंचे हैं और यहाँ का नजारा आपको दिखाते हैं। यही वो चांद बाग इलाका है जो यमुना विहार सड़क के उस पार है। उसके बाद चांद बाग इलाका, जहां पर यहाँ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर आइए और दिखाइए, यहीं पर टेंट लगाकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और चारों तरफ बैरिकेडिंग भी पुलिस की लगी हुई थी और प्रदर्शन का दौर चल रहा था। अब यही जानकारी आई है कि धीरे धीरे पुलिस यहाँ पर तैनात थी, पुलिस उनको सुरक्षा दे रही थी, लेकिन कई जगहों पर हालात बेकाबू हुए, पथराव की नौबत आई अलग अलग जगहों पर। ये सड़क का पूरा हिस्सा देखिए ना, ये वाली सड़क देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे इस तरफ से पत्थरबाजी की गई है। ये पूरे इतने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया पूरी सड़कों पर, दोनों ही तरफ, पूरी सड़कों पर, चाहे वो यमुना विहार वाला हिस्सा हो चाहे वो ये वाला हिस्सा हो, सड़क के दोनों ही किनारे पर मौजूद ये पत्थर बता रहे हैं कि किस पैमाने पर यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। आम दिन पर इन सड़कों पर निकलना मुश्किल होता है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं, इधर आ जाइए, ये देखिए, ये इन्हीं तस्वीरों के साथ अब दूसरे इलाके में आपको लिए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि कैसे एक तरफ विरोध प्रदर्शन जिसको हटाने की कोशिशें, दूसरी तरफ जो हालत बनी पथराव की और टकराव की स्थिति बनी, नागरिकता कानून के विरोध में जो लोग खड़े थे, जो समर्थन में खड़े थे, और फिर हालात इतने बेकाबू हुए कि घरों को जला दिया गया, दुकानों को जला दिया गया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। करावल रोड पर ये खजूरी इलाका है और ये दुकानें गवाही दे रही हैं कि नुकसान इधर भी हुआ है, नुकसान उधर भी हुआ है। दुकानें यहाँ भी जली हैं, दुकानें उधर भी जली हैं। राख के ढेर इस हिस्से में भी पड़े हैं, राख के ढेर उस हिस्से में भी पड़े हैं, और इन राख के ढेरों के बीच से सुलगते कई सवाल हैं। ये सवाल आने वाले कई वर्षों तक पीछा करेंगे। ये सवाल पूछेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन उस वक्त कहां था जब आग के हवाले हिंसाकारी इन तमाम इलाकों में झोंक रहे थे। लोगों के घर जले हैं, उनकी दुकानें जली हैं, और अब हम आपको लिए चल रहे हैं उस गली में जहां पर आईबी के अधिकारी की लाश मिली थी। किन परिस्थितियों में आखिर ये हिंसा इतनी बेकाबू हुई, इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे हिंसाकारी बेकाबू होकर दुकानों को, घरों को, सब कुछ आग के हवाले कर रहे थे। लेकिन इसी गली में हम आपको एक ऐसे हिस्से में भी ले चलेंगे जहां पर एक मंदिर को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ हुए थे, जहां एक मस्जिद को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ हुए थे। तो वो भी हमारे अंदर है, और हिंसाकारी जो सड़कों पर उतरे थे वो भी इसी समाज का हिस्सा है, और इन सब के बीच सुलगते वो सवाल हैं। कुछ और निशान उस दिन की हिंसा के इन्हीं गलियों में आपको दिखाते हैं, चलिए। खजूरी खास के इस इलाके में ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, उसी आप सोचिए, मतलब कुछ मीटर की दूरी पर दुकानों को आग के हवाले किया गया था। लेकिन जब लोग उतरे, समझे हिंसाकारी कौन है, उन्होंने अपने आप नियंत्रित किया। मंदिर को बताने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ आए, और इसी सड़क के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है, उसको बचाने के लिए लोग इकट्ठा हुए। देखिए, इस गली में ये मस्जिद है खजूरी खास में, और इसको बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम एक साथ आए। तो ये गवाह है सिर्फ इस बात का कि अगर लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएं, लोग ये समझ जाएं कि हिंसा चाहने वाले कौन है, भड़काने वाले कौन है, तो शांति कायम हो सकती है और परिस्थितियां नियंत्रित और बचाव किया जा सकता है। मंदिर एक तरफ, मस्जिद एक तरफ। अब हम आपको लिए चलते हैं इसी सड़क में आगे, वहां जहां पर आईबी के एक अधिकारी की लाश मिली थी। क्या हुआ था वो आपको बताएंगे। इसी खजूरी खास सड़क पर जब थोड़ा सा आप आगे बढ़िए और उस वहां पर जो नाला है उसको पास कीजिए, तब आपको दिखता है जैसे पत्थरों का अंबार है, ढेर है यहाँ पर, अलग अलग हिस्सों में किस तरह से इकट्ठा किया हुआ है। ये पूरी पत्थरबाजी जो हुई थी, इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत नुकसान, सब एक मतलब आप कह सकते हैं हिंसाग्रस्त जो तमाम इलाके थे उनमें से सबसे बुरी तरह से प्रभावित यही हिस्सा था। आप बता रहे हैं आपकी दुकान यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ ऊपर जो शादी थी हमारे घर में, मेरी भतीजे की, ऊपर हमारे हलवाई वगैरह बैठे थे, हम रोकने के लिए बड़ोद जा रहे थे। हमारे से बाद में यहाँ पे इधर से लोग आए और ऊपर चढ़े इस वाली बिल्डिंग पे, वहां से पेट्रोल के बम फेंके गए, ऊपर आग लगी, अंदर जो 70 गाड़ी जल के खाक हो गई हमारी।
अंदर गाड़ियां लगी हुई है पार्किंग की। जली है सारी। मैडम आपको लाइव दिखाता हूँ, हमारा सामान ही सारा जला हुआ है। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी जिंदगी में ऐसी त्रासदी हुई है, उनका गुस्सा दिखता है। लेकिन इसी के साथ हम आपको तस्वीरों के जरिए ये देखिए, मतलब ये पत्थर का जो अंबार है, ये बता रहा है कि किस पैमाने पर इस हिस्से में हिंसा हुई है। यहाँ से भी जरा दिखाइए ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए आप, इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी और जैसे पत्थरों को इकट्ठा कर करके रखा गया था ताकि उसको लोगों पर फेंका जाए। और यही सड़क के उस पार भी आपको दिखाई देगा कि किस तरह की हिंसा हुई है। दरअसल ये जो पूरी सड़क है खजूरी खास की, इसमें आप कह सकते हैं कि नाले के बाद से सबसे ज्यादा हिंसा, लड़ाई झगड़ा हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर आप बता रहे हैं, यहाँ पर शटर उठाकर हम अंदर आए हैं। शटर को ये बता रहे हैं कि तोड़कर ये गाड़ियां जो पार्किंग में लगी थी उन सबको आग के हवाले कर दिया गया। बताइए। यहाँ पे जो है ऊपर से फेंके गए, यहाँ से शटर तोड़ा गया और अंदर आदमी घुस गए। अंदर घुसने के बाद में काफी तोड़फोड़, ये काफी यहाँ पार्किंग है। ऊपर हमारे शादी के जो है हलवाई बैठे थे, महाराज जो है सारा सामान लूट कर ले गए और हमारे हलवाई को भी वगैरह जो है खाने बनाने उनका काफी चोट लगी मैडम वहाँ पे ऊपर। और ये कितनी, लगभग इतनी गाड़ियां तो यहीं तक दिख रही हैं। मतलब इसके अंदर जितनी थी सारी तहस नहस है सब मैडम, सारी गाड़ियां बर्बाद कर दी, उनको उनमें तोड़फोड़ कर दी। ऊपर से ये अटैक हो रहा है। देखो वहां से मैडम जी गए आपको एसिड का अटैक, ये सारी ये ऊपर हमारे हलवाई बैठे। मैडम आपको मैं ऊपर का सीन दिखाता हूँ, वहां भी कैसा आग लगाई हुई है। जानकारी आई थी कि कई जगहों पर एसिड वगैरह फेंका गया। पत्थर नहीं फेंक सकते ऊपर तक, पत्थर नहीं जाएगा। और आप देखिए ऊपर से छोटा सा ठीक है, ये पत्थर फेंके जा रहे थे, गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दी गई है। और ये वाला हिस्सा देखिए, जिससे पता चलता है कि कितनी गाड़ियां के हवाले कर दी गई हैं। एक सेकंड, यहाँ पर ऊपर का काम हुआ था, यहाँ पर जो तोड़फोड़ है उसकी पूरी कहानी है। तोड़फोड़, आप चलिए। तोड़फोड़ हुई है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों ही किनारे में जो तोड़फोड़ हुई है उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही। कितने दुखी हैं मैडम, देखो अब देख लो मैडम हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ है यहाँ पे। आओ मैडम यहाँ देखो, ये बता रहे हैं कि घर में शादी की तैयारी पड़े हैं मैडम। दिखाओ, देखो हमारे घर में मेरी भतीजी की शादी, मैडम बहुत परेशान है, इन्होंने ऐसा अत्याचार हुआ हमारे ऊपर यहाँ पे। देखो मैडम यहाँ पे ये मिठाई देखो हमारी सारी बर्बाद मैडम, खाने का सारा सामान मैडम देखो हलवाई कैसा भागे यहाँ देखो मैडम, यहाँ पे देखिए आप देखिए ये मैडम देखो वहाँ पे हमारे रसगुल्ले हलवाई देखिए इन्होंने क्या बर्बादी की है हमारी। ये आप बता रहे थे, देखो मैडम, अरे यहाँ से फेंके मैडम इन्होंने इधर से। ये आप बता रहे हैं कि ये सब लड्डू और जो सामान रसगुल्ले सब कुछ शादी के देखो वहाँ पे हमारा सारा सामान मैडम सारा तैयार था। देखो हमारे घर में हम कैसा बारात को हमने कैसा मैनेज करा मैडम, हम हमारा दिल जानते हैं सकी मेरी भतीजी थी मैडम, इन्होंने यहाँ से अटैक करा मैडम। देखो सारा हलवाई का दिखाते हैं हम आपको सामान में, बारातियों के लिए तैयार करके रखे थे। अब क्या बीती होगी जब हम अपने बारातियों को क्या देते अगर हमारा ही मार्केट नहीं होती। आना जाना भी हमारा दूर हो गया, बिल्कुल भी कोई हमारा मेहमान तक हम मेहमान ही नहीं कर पाए। उनकी ऐसी हालत थी। कम से कम 6 महीने से हम शादी की तैयारी कर रहे थे, 3-4 महीने से ऐसे लगे थे कि कुछ में। अब हमारे ये पूरी जो तैयारी का जो आप देख रहे हैं ये सब जो है, क्योंकि हम अब आपसे क्या कहें, क्योंकि हम यहाँ अपना बचाव कर पाए यही बहुत काफ़ी है। नहीं बाकी हमें तो ये देख लो 3-4 दिन से लगातार जान पे बनाई है। यहाँ से लोग खाली करके चले गए हैं क्योंकि ऊपर की मार को यहाँ कोई झेल नहीं सकता था, इतनी बड़ी मार थी। दुख आपकी त्रासदी हम समझते हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी आपका हुआ है, लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं आज तक के जरिए कि शांति की अब अपील कराएं। तो जब आपके जैसा व्यक्ति भी जिसकी आंखें भर आई हैं वो भी शांति की अपील करेगा तो मुझे लगता है कि देश आगे सौहार्द के साथ बढ़े, वही अच्छा है। चाहेंगे कि आप भी एक शांति की अपील अपनी तरफ से कर दीजिए ताकि जितने लोग आग लगाने वाले हैं वो समझ जाएं कि जिसको इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके घर से अभी भी आग की धुएं की लपटें हैं, वो भी शांति की बात करें। बिल्कुल शांति की अपील करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पहला सौहार्द था ऐसा बना रहे, सद्भावना रहे, हम सभी भाईचारे से रहें। हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं और हमारा जो है पूरा यही विश्वास है और हम ये सभी से अपेक्षा करते हैं कि सभी एक दूसरे का दोबारा से विश्वास लौटाएं और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। आपका भी दिल भर आया ये सब देख। क्या करते हैं बताइए, इतनी दिन से हम तैयार मैडम मैं तो नहीं चाहूंगा बस कि अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए बस।
ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अपनी भी आ जाए तो इंसान बुरा है। जिसमें इंसानियत नहीं है वो किसी भी धर्म का हो। मैं शकील अहमद, मैं इन भाई के साथ हूँ। और अब इसी गली में, खजूरी खास में, हम उस गली में पहुंचे हैं जहां पर अंकित शर्मा का घर है। उस परिवार की त्रासदी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन के हिंसा में जिस घर का बेटा चला गया हो, जो घर उजड़ गया हो, उसमें कितना दुख और कितनी तकलीफ होगी। जल्दी से एक बार आपको लिए चलते हैं। रोजाना जो अपनी नौकरी पर इन्हीं गलियों से निकलता था, इसी गली से थोड़ी दूर आगे जानकारी मिली कि जो नाला है वहां पर उनका मृत शरीर मिला है। परिवार के लिए जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और बड़ी मुश्किल होती है ऐसी घड़ी में किसी परिवार से बात करना, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं। सलाम कीजिए, बहुत बहुत दुख में परिवार है। अब हिम्मत नहीं है इनसे बात करने की। दुख में, परेशानी में पूरा परिवार है और त्रासदी के इस बेला में उनके लिए हिम्मत कर पाना, कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। आइए चलते हैं। आग लगाने वाले बेखबर होते हैं कैसे परिवारों की हमेशा हमेशा के लिए कभी ना खत्म होने वाली कमी की एक पूरी कहानी, एक त्रासदी शुरू होती है। और वही देखा आपने, माँ के लिए बोलना मुश्किल है। बहन के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। बिलखती हुई, रोती हुई माँ भी, बहन भी ये बताती हुई कि ऐसे हिंसा का नुकसान क्या होता है। आइए अब लिए चलते हैं आपको दूसरे हिस्से में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। यहां पर भी प्रदर्शनकारी काफी उग्र हुए थे और पत्थरबाजी अपने मकाम पर थी। यह हिस्सा भी आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप का, जिसको पूरी तरह से आग में झोंक दिया हिंसाकारियों ने। कानों से अभी भी धुआं निकल रहा है। सड़कों पर किस तरह की पत्थरबाजी हुई थी उसकी आप सूरत देख सकते हैं। दिल्ली के जाफराबाद इलाके से लगातार ये कवरेज आप देख रहे हैं। दिल्ली के उस हिस्से से आप ये कवरेज देख रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा की आग भड़की थी। हम आपको दिखा रहे हैं, आज भी देखिए कैसे इन खिड़कियों से धुआं निकल रहा है। पानी की बूंदें टपक रही हैं क्योंकि आग को बुझाने की जो कोशिशें की गई। ऐसा ही इधर भी आपको नजारा दिखाई देगा जहां पर पानी ही पानी डालकर किसी तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। कई लोगों की जान चली गई और हिंसा की ये पूरी कहानी कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में टकराव इस कदर बेकाबू हो गया, आखिर किन परिस्थितियों में यह हिंसा इस तरह से बेकाबू हो गई और इतने सारे लोगों ने अपनी जान खो दी। जी हां, दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल रतन लाल, उसकी जान गई और भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए। 200-300 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये हिंसा जो भड़की राजधानी में, उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और ये पूछा है एक बार फिर इस देश की सियासत से, इस देश की पॉलिटिक्स से, इस देश की परिस्थितियों से कि आखिर ऐसे बेकाबू हालात होकर हिंसा इस पैमाने पर क्यों भड़की थी। 3 दिनों तक उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की आग में जलती रही। दफ्तर फूंक दिए गए, पेट्रोल पंप फूंक दिए गए, गाड़ियों में आग लगा दी गई। दंगाइयों ने छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शोरूम्स को भी आग के हवाले कर दिया। 2 दिन पहले तक ये एक मारुति सुजुकी कार का शोरूम था और आज इसके हालत देखिए। यहाँ पर गाड़ियां जला दी चुकी हैं। सारा यहाँ पे फ्लोर जो है, कितना वायलेंस और वैंडलिज्म 24 और 25 फरवरी को यहाँ हुआ होगा। देखिए सीलिंग तक जो है पूरी जला दी गई है। ये सिर्फ ये इम्पैक्ट दिखाता है कि जब यहाँ पर दबंगई आए होंगे, हिंसा हुई होगी तो किस लेवल पे, क्योंकि देखिए कोई रेडी जलाना,
जो यहाँ पर दुकानें तोड़ी गई जो सामने ही थी सड़कों पर, मगर जब एक शोरूम तक अटैक हो जाता है और उस शोरूम की आज ऐसी हालत हो गई है कि वो पहचान में नहीं आ रहा। जाफराबाद हो या भजनपुरा, गोकुलपुरी हो या मौजपुर, हर जगह सांप्रदायिक हिंसा के दौरान आगजनी की गई। देखते ही देखते पूरा बाजार स्वाहा हो गया। दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर दिल्ली में आता है शिव विहार, और शिव विहार की तकरीबन पूरी जो कॉलोनी है उसमें जितने भी घर हैं सभी में तोड़फोड़ की गई है, सभी को आग के हवाले किया गया है। एक गैराज है, वहां की तस्वीरें देखिए, काफी डराने वाली ये तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से जितनी भी गाड़ियां थी सभी को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर या तो ठीक होने के लिए गाड़ियां आती हैं या फिर वो गाड़ियां होती हैं जो बेचने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए किस तरीके से, मैं आपको बताऊं कि शिव विहार में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है और पूरी जो कॉलोनी है, जो पूरा इलाका है। मंगलवार मौजपुर, चांदबाग, जाफराबाद और करावल नगर में दंगाइयों ने जमकर कहर बरपाया। बाबरपुर और गोकुलपुरी समेत 5 इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं हुई। मंगलवार शाम को ही मौजपुर, चांदबाग, जाफराबाद, करावल नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने देर रात मुनादी कर लोगों को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों के हाथ खोलते हुए दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने का फरमान दे दिया। हिंसा वाली जगहों पर पैरामिलिट्री की 45 कंपनियों को तैनात किया गया है। इस फोर्स में आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। बुधवार दोपहर अजीत डोभाल सीलमपुर डीसीपी के दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस मुस्तैदी के साथ सिचुएशन तरफ जो है पूरी वो है। एचएम साहब ने पूरा एक एक चीज का अरेंजमेंट किया। एक एक गली के अंदर आप देखिए। इसके बाद अजीत डोभाल जाफराबाद और मौजपुर जैसे हिंसाग्रस्त इलाकों में भी गए। आप लोगों की सुरक्षा अजीत डोभाल की इस सक्रियता से पता लग रहा है कि सरकार दिल्ली में हालात संभालने के लिए कितनी गंभीर है। अगर ये सक्रियता 3 दिन पहले दिखाई दी होती तो शायद दिल्ली हिंसा की इस आग में नहीं जलती। ऐश्वर्या पालीवाल, पूजा शाली, अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी में हालात बेकाबू हो रहे थे। अलग अलग जगहों पर लोग अपनी गाड़ियों को बचा रहे थे। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिक्स बेरोक टोक इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। एक तरफ सरकार के सामने यह सवाल है कि आखिर सरकार इस पूरे मामले को अपने काबू में करने में क्यों नाकाम रही, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष, सभी ने गृह मंत्री अमित शाह के सिर पर जवाबदेही का ठीकरा फोड़ा और पूछा है कि इस्तीफा क्यों नहीं देते अगर आपसे संभलता नहीं गृह मंत्रालय। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अभी लोग जख्मी है, अस्पतालों में है। अभी जांच की शुरुआत हुई है। ऐसे में सभी पार्टियों का काम होता है कि शांति स्थायी हो और उसमें मदद करे। उसके बजाय सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। हिंसा की आग में दहकती दिल्ली के आंसू पोंछने का वक्त है, लेकिन सियासत तो इस आंच पर रोटियां सेकने में लग गई। दिल्ली की हिंसा में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए, 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सियासत ने अपना रास्ता पकड़ लिया। कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी ने पहले पार्टी की आपात बैठक बुलाई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। सोनिया ने दिल्ली में हिंसा के लिए बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने
दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। सोनिया गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार से 5 सवाल किए। पहला सवाल कि रविवार से देश के गृह मंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे। दूसरा सवाल, रविवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे। तीसरा सवाल, दिल्ली चुनाव के बाद खुफिया एजेंसियों ने क्या जानकारी दी और उस पर क्या एक्शन हुआ। चौथा सवाल, रविवार की रात से दंगों वाले इलाकों में कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई। और पांचवा सवाल, हालात बेकाबू होने पर दिल्ली में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल क्यों नहीं बुलाए गए। सोनिया गांधी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की घटनाओं के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी का कहना है कि इन घटनाओं को जानबूझकर साजिश के तहत रोका नहीं गया। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ राष्ट्रपति के पास जाने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन विनोद के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दिल्ली जल रही थी और दिल्ली पुलिस कहां थी, ये सवाल ये राख के ढेर पूछ रहे हैं। ये सवाल ये पूरा हिंसा का घटनाक्रम पूछ रहा है कि आखिर जब इस तरह से हिंसा भड़की, बेकाबू परिस्थितियां हुई, गाड़ियों को लोग खुलेआम आग के हवाले कर रहे थे, भीड़ हिंसक हो चुकी थी, दिल्ली पुलिस इन परिस्थितियों को काबू करने में क्यों नाकाम रही। सांप्रदायिक हिंसा की आग में दहकती उत्तरी पूर्वी दिल्ली की तपिश दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गई। इंसाफ के मंदिर में जाफराबाद, मौजपुर, भजनपुरा समेत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा का मामला गूंज उठा। सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी कर दी। जस्टिस मुरलीधर ने अपनी टिप्पणी में कहा, क्या हिंसा भड़काने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी नहीं है। हिंसा रोकने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली में एक और 1984 नहीं होना चाहिए। जिन्हें जेड सिक्योरिटी मिली है वो भरोसा जगाने के लिए लोगों तक पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट में हर्ष मंदर ने दिल्ली में भीड़ की हिंसा और पुलिस की भूमिका को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के भड़काऊ बयानों के आधार पर उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इस मामले में सुनवाई जस्टिस मुरलीधर की अदालत में शुरू हुई। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी इस मामले में किसी के खिलाफ एफआईआर करने से माहौल बिगड़ सकता है। पुलिस जांच में जुटी है और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर जैसे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने में हिचक रही है क्योंकि ये सभी सरकार का हिस्सा हैं। इस पर कोर्ट में मौजूद हिंदू महासभा के प्रतिनिधि ने कहा कि इस याचिका में सिर्फ बीजेपी के नेताओं के नाम क्यों हैं? टीवी पर असदुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान के बयान को नहीं देखा है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि विवादों के चलते हम एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते, हम दिल्ली में अमन चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुलिस पर सवाल उठाने का ये सही समय नहीं है, इससे पुलिसकर्मियों में हताशा बढ़ेगी। जजेस ने ये कहा है आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि प्रकाश सिंह की जजमेंट जो है वो आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और सारी बुनियादी जड़ जो है, ये जो आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस वक्त दिल्ली में, उसकी जड़ यह है कि पुलिस जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही है, दबाव में काम कर रही है। और अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी बिना किसी अपने राजनीतिक आका से पूछे, इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। जस्टिस मुरलीधर ने कोर्ट रूम में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण का वीडियो चलवाया। बोले कि ये वीडियो वायरल है, ऐसे में भी आपको लगता है कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए?
जब खुद सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि अगर अभी एफआईआर दर्ज की जाती है तो ये माहौल को और खराब करने वाली होगी, तो ऐसे में जज उन पर भड़क गए। जज का कहना था कि कब तक इंतजार किया जाए, जब तक कि और लोग बेघर नहीं हो जाते, कुछ और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, या फिर हम इंतजार करें कि कुछ और लोग घायल हों। क्या तब तक के लिए इस तरह के बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पुलिसकर्मियों ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कपिल मिश्रा का वीडियो देखा है। हाईकोर्ट ने इस पर अचरज जताया और वीडियो देखने की बात कही। अब इस मामले की पूरी सुनवाई गुरुवार को होगी। पूनम शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली की हिंसा पर इस पूरी कवरेज में सबसे पहले हमने गोकुलपुरी का नजारा आपको दिखाया, कैसे वहां पर मार्केट में आग लगा दी गई थी, वहां पर आपने लोगों की त्रासदी देखी। फिर हम आपको लेकर आए कैसे चांदबाग में प्रोटेस्टर्स बैठे थे और चांदबाग के इलाके में पत्थर जो सड़कों पर पड़े हैं वो पूरी गवाही दे रहे हैं कि किस पैमाने पर यह हिंसा हुई थी। और फिर यमुना विहार में चाहे वो स्लिप रोड हो, पूरी गली की गली जहां पे गाड़ियां एक के बाद एक आग के हवाले कर दी गई, उधर भी दुकानें जली, इधर भी दुकानें जली। पेट्रोल पंप जो यमुना विहार का जला वो भी हमने आपको दिखाया। फिर हम ले गए आपको जिसे एक तरह से कहा जा रहा है एपी सेंटर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो हिंसाग्रस्त इलाका था वो खजूरी खास की वो गली, जहां पर आपने देखा चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे, गाड़ियां वहां पर भी बहुत सारी जला दी गई थी। अब आपको हम लिए चल रहे हैं उस हिस्से में जहां पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के आसपास ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जहां पर सबसे पहले प्रदर्शनकारी विरोध में बैठे हुए थे, कैसे वहां पर टकराव की स्थिति बनी, विरोधियों में नागरिकता कानून के और समर्थकों में, और फिर स्थितियां बेकाबू हुई और कई इलाकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस तरह की हिंसा देखी गई। चलिए जाफराबाद के पहले हम आपको मौजपुर ये जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है उस हिस्से में लाए हैं और वहां का आपको जरा नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंसा भड़की थी और ये एक बार फिर से वही सड़कों पर किस तरह की पत्थरबाजी हुई थी उसकी आप सूरत देख सकते हैं। हालांकि आज सारी दुकानें आसपास बंद है, ज्यादातर जो शटर्स है उस पर आप देख रहे हैं कि नो सीए एनआरसी लिखा हुआ है पेंट से, यानी विरोध प्रदर्शनकारी अलग अलग जगहों पर थे। और इसी के आगे वो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है जहां पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे। लेकिन ये मौजपुर की भी वो सड़क का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तरह से आज सभी दुकानें बंद हैं। यहाँ पर भी प्रदर्शनकारी काफी उग्र हुए थे और पत्थरबाजी अपने मकाम पर थी जिस रोज हिंसा यहाँ पर की जा रही थी। ये दोनों ही तरफ, ये शुरू का जो कम से कम इलाका है, बहुत सारी है, मार्केट का इलाका है, उन सबको आज एक बार फिर से परिस्थिति को देखते हुए बंद कर दिया गया है। अब आप लोग क्या चाहेंगे, मतलब अब जिस तरह से सबने देखा है क्या कहिएगा? मैम हम यही चाह रहे हैं कि मतलब जैसे पहले लाइफ थी, इससे पहले जो ये हुआ है अभी भी सब, उससे पहले अभी वापस लाइफ नॉर्मल हो जाए। और हम यही चाहेंगे जैसे शांति के साथ हम लोग पहले सब रह रहे थे वैसे भी आगे भी शांति के साथ रहें। शांति चाहते हैं हम लोग तो, और क्या चाहते हैं यहाँ पर, बस शांति रहे और सब लोग सद्भाव से रहें, यही अपील आप भी कीजिएगा। जी, शांति का माहौल बनाए रखें। कुछ लोग खराब करना चाह रहे हैं उसको, शांति से हम लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं, बट हमारा भी यही सबसे अपनी कम्युनिटी से और दूसरी कम्युनिटी से भी यही कि भाई सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। दरअसल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये पूरी हिंसा और उस हिंसा की शुरुआत यहीं से हुई थी, जाफराबाद से। सबसे पहले विरोध प्रदर्शनकारियों ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे इस सड़क पर बैठकर अपना जो प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही अलग अलग जगहों से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थक पहुंचने लगे, विरोधी आमने सामने हुए, टकराव की स्थिति बनी, पत्थरबाजी शुरू हो गई। उसके बाद से हिंसा का जो दौर शुरू हुआ उसमें जाफराबाद के बाद आपने देखा चाहे वो मौजपुर हो, उसके बाद खजूरी खास हो, यमुना विहार हो, चांदबाग हो या फिर गोकुलपुरी हो, ये तमाम इलाके उसके बाद हिंसाग्रस्त हो गए। कई लोगों की जान चली गई और परिस्थितियां इस कदर बेकाबू हो गई। कैमरामैन प्रेम के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।